बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त स्टडी कर रहे हैं इंटर फिजिक्स और पहला चैप्टर है यूनिट 15 है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। आज इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहला एमसीक्यूज है रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ गैस, यानी गैस स्टेट है, पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसका रिलेशन क्या है टेम्परेचर के साथ। ये हम सब जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले ऑप्शन में कहता है टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये तो वैसे ही इनवर्स होता ही नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। सेकंड में कहता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो यस राइट आंसर इज बी, डायरेक्टली होता है। दूसरे में तीसरे में कहता है इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट नहीं होता। टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर नहीं होता, डायरेक्टली सिंपल होता है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, कहता है स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है टेम्परेचर की और प्रेशर की, यानी कि STP फर्स्ट टर्म में पढ़ा था हमने। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है हमारे पास किसी भी गैस का, तो ये हम जानते हैं। इसके लिए मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर किया था, जिसके अंदर क्या कहते हैं, हमने स्टडी किया था कि पानी का यानी कि वाटर के 3 जो फेजेस थे वो किस तरह से पूरे हो रहे होते हैं। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान पानी जो है अपनी स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है, बॉयल होना शुरू हो रहा होता है, 100 पे जाकर बॉयल हो जाता है। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है, और 100 पे भी कितना होता है, 1 atm होता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा तो जाहिर बात है फिर ये रूल नहीं चलेगा, यानी कि पानी का 0 वाला और 100 वाला। 0 पे तब ही फ्रीज होता है पानी जब वो 1 atm प्रेशर होगा, और 100 के ऊपर तब ही बॉयल होता है जब उसका प्रेशर 1 atm हो। ये मैंने बताया था आपको पहले भी, लेक्चर में जाके भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब भी वो 1 ही atm होगा। तो यहाँ पे 1 atm दिखा रहा है हमारे को 4 ऑप्शन के अंदर। ठीक है ना, 1 atm यहाँ भी दिखा दिया, यहाँ भी दिखा दिया, यहाँ भी। तो 1 तो होता ही है, लेकिन 25 नहीं होता, 20 नहीं होता, 30 नहीं होता, वो 0 होता है। तो 0 ही स्टैंडर्ड हमारे पास होता है टेम्परेचर का। स्टैंडर्ड होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 1 atm प्रेशर होता है हमारे पास। राइट आंसर इज ए। इसके बाद तीसरे में कहता है यहाँ पे, इफ द टेम्परेचर इज केप्ड कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल। कहता है फर्ज कर लिया जो टेम्परेचर है किसी भी गैस का वो कांस्टेंट है, ना वो बढ़ेगा ना वो कम होगा। अब वॉल्यूम जो है वो डबल कर दें आप, प्रेशर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। वही वाली बात कि अगर कह वॉल्यूम क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है जी, वॉल्यूम इतना था, वॉल्यूम बढ़ा दिया। प्रेशर इतना था, प्रेशर कम हो गया। यानी कि अगर हम डबल करेंगे तो वो हाफ हो जाएगा उसका वॉल्यूम, जो उसका अगर वॉल्यूम डबल कर देंगे तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, आधा रह जाएगा। आंसर इसका ए है हमारे पास। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है रिड्यूस हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्रेशर, तो आधा उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी किसकी, प्रेशर की, वॉल्यूम के डबल होने पे। ये राइट आंसर है हमारे पास। ठीक है, किस तरह से, अब इसको थोड़ा सा हमने डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए एक डेटा के जरिए भी सॉल्व किया है। कि फर्ज कर लिया कि जो V2 है वो डबल है किसका, V1 का, तो V2 बराबर है 2 टाइम ऑफ V1, ये गिवन है आपके पास। यानी कि जो सेकंड वॉल्यूम है वो डबल हो चुका है किसका, पहले वाले का। तो पहले वाले को मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो सेकंड निकल आएगा। अब सपोज कर लिया जो पहला स्टेट के अंदर जो प्रेशर है वो 100, या फर्ज कर ले मैंने यहाँ पर 10 रखा है, 10 atm है। अब प्रेशर चेक करेंगे P2 क्या होगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है जी, P1 कितना दे रखा है, फर्ज किया हुआ हमने, कंसिडर किया हुआ है। यानी कि अगर ये 10 है तो हाफ हो जाना चाहिए, 5 आना चाहिए आंसर। ठीक है ना, डबल करने पे। तो ये 10 है, अगर आप 50 रखेंगे तो वो 25 आ जाएगा, 100 रखेंगे तो 50 आ जाएगा। इसी रूल के जरिए हाफ आएगा, आधा आएगा। ठीक है, तो 10 था P1 के 10 रख दिया। V1 तो हमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, P2 मालूम करना है। V2 कंडीशन दे रखी है कि डबल है वो, 2 टाइम ऑफ V1, 2 टाइम V1 है। V1 से V1 कट गया, क्या बचा, P2 बचा। 2 मल्टीप्लाई कर 2 जगह डिवाइड करेगा, 10 को डिवाइड कर 2 से कितना आएगा, 5। यानी कि आंसर क्या होगा, वो हाफ हो जाएगा। प्रेशर 10 से कितना हो गया, वो 5 आ गया। अगर इसको 50 रखेंगे 25 आ जाएगा, 100 रखेंगे 50 आ जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर इसका क्या था हमारे पास, वो हमने जो रखा था वो
ए रखा था, यानी कि वो हाफ हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू का, पहले प्रेशर जो भी है उसका आधा प्रेशर हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी सॉल्व हो गया। चौथा कहता है एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन किस में 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल की सब्सटेंस में 1 kg, तो kg में नहीं रखते हम, 1 क्यूबिक मीटर इसमें रखते हैं, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस रखते हैं स्टैंडर्ड हम पास। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.0 × 1023 पार्टिकल्स नॉन एज एवोगाड्रो नंबर कहलाता है पास, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो 1 मोल इसका राइट आंसर है। ठीक है, पांचवें में कहता है मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास है किसकी, आइडियल गैस की एट टेम्परेचर टी। इस तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास, हमने पढ़ा था एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये जो के है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है हमारे पास। ठीक है, 3/2 यहाँ पर है, बाकी ये आंसर के टी सब में ही आ रहा है। ठीक है, फोर्थ होता ही नहीं है, ठीक है ना, के टी सब में ही आ रहा है, लेकिन 3/2 के साथ होता है के टी, 1/2 2/3 ये नहीं है। ए इज द राइट आंसर, ये हमने ड्राइव करके भी दिखाया आपको। कहता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है कितना होता है, वो अंडर से सबको पता है 98.6 फ़ारेनहाइट है, 37 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास, 100 नहीं होता फ़ारेनहाइट, 101 नहीं होता, 99.6 नहीं होता, 98 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये ए इज़ द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है आपके। सातवें में कहता है द प्रेशर पी एंड डेंसिटी रो, थोड़ा चेंज बनाया हुआ इसको रो को, ठीक है ना, जैसे हम लोग बना रखा है ऐसे बनाना चाहिए था, तो थोड़ा सा चेंज करके प्रेशर पी है डेंसिटी रो है, तो एवरेज स्पीड मॉलिक्यूल की आइडियल गैस की है, रियल गैस की नहीं है, आइडियल गैस की है। ठीक है, रियल का आइडियल का मैंने लेक्चर में अच्छा डिफाइन किया हुआ है, आर कार्ड द इक्वेशन। तो क्या होगा, यानी कि अगर प्रेशर पी हो डेंसिटी रो हो तो स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा हमारे पास, एवरेज स्पीड क्या होगी हमारे पास। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या हो सकता है, जिसमें स्पीड भी आ रही हो, यानी कि वी भी आ रहा हो, एवरेज वेलोसिटी भी आ रहा हो, डेंसिटी भी आ रहा हो, और प्रेशर पी भी आ रहा हो। अब यहाँ पे मास आ रहा है, लेंथ आ रहा है, मास आ रहा है, लेंथ आ रहा है, डेंसिटी तो आ ही नहीं रहा, डेंसिटी दे रखा है रो यहाँ पर है, और वेलोसिटी भी नहीं वेलोसिटी यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। ये इसका सी इज द राइट आंसर, लेकिन रो थोड़ा चेंज बना रखा है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, सी है P इज इक्वल टू 1/3 रो रूट मीन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ये ड्राइव भी किया हुआ है हमने लेक्चर के अंदर, वहाँ से भी देख सकते हैं। राइट आंसर इस सी, आसान सा था, वेलोसिटी कहीं पर भी नहीं आ रहा, डेंसिटी कहीं पर भी नहीं आ रहा, ये एक आंसर है, आंख बंद करके भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक, आठवें में कहता है इन एयर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हवा के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, तीनों गैसें मौजूद, और भी गैसें हैं हमारे पास। ठीक है, तो हवा के अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, यानी कि जब हमारे पास टेम्परेचर कितना हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 180 हो हमारे पास। ठीक है, उस वक्त कहता है कि जो एवरेज स्पीड है, यानी कि जो वेलोसिटी है हमारे पास, वो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ज़्यादा है इससे, नाइट्रोजन से, या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की ज़्यादा है ऑक्सीजन से, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बराबर है नाइट्रोजन के साथ, या हीलियम जो एटम्स हैं, हीलियम का जो एटम है उसकी ज़्यादा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। तो ये सब के सबका आंसर जो है वो आंसर डी है हमारे पास, हीलियम की सबसे ज़्यादा होती है। क्यों सबसे ज़्यादा, वो हल्का होता है, जो जितना कम जिसका मास होगा वो इतना ही जल्दी तेज़ वो दौड़ेगा। एक पतले आदमी को और मोटे आदमी को दौड़ाना शुरू करेंगे आप, तो मोटा कभी नहीं दौड़ सकेगा, सूखा आदमी तेज़ी से निकल जाएगा भागता हुआ। तो ये तो जनरली हम जानते हैं, लेकिन ये कि हीलियम की यहाँ साइंस में बात करें, इसके फिजिक्स में केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, तो हीलियम का जो मास है वो कम है हमारे पास एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ये अंडरस्टूड है हमारे पास, जहन से भी आता है आपको, मास निकाल के मॉलिक्यूलर मास से भी आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, लेकिन मैंने सॉल्व करके दिखाया है इसका। ठीक है, अब मैंने फर्ज कर लिया, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, का एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ठीक है, और बात वेलोसिटी की हो रही है, तो वी भी चाहिए ना, वी और चाहिए लास्ट में, मुझे वेलोसिटी चेक करनी है मुझे, तो मैं काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि काइनेटिक बराबर होता है हाफ mv²। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, तो वेलोसिटी भी एवरेज वाली होगी, 3/2 kT अपनी जगह पर है। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा mv², तो v² को रहने दें, m मल्टीप्लाई कर रहा है, m जाके kT को डिवाइड कर देगा, m जाके डिवाइड कर देगा kT को, 2 तो कट चुका था 2 के साथ, तो खाली 3 kT बचा था, 3 kT डिवाइड बाई m आ गया। अब ये स्क्वायर है, तो ये रूट मीन स्क्वायर है, तो इसको कैसे निकालेंगे, बोथ साइड रेडिकल ले लेंगे,
ये तो फ्री हो जाएगा, ये रेडिकल में आ जाएगा बहुत सारे रेडिकल में से, ठीक है। अब के भी कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। एक मास है जो हाइड्रोजन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, हीलियम का, हर एटम का अलग होगा, हर मॉलिक्यूल का अलग होगा, ठीक है। ये फार्मूला मैं यूज़ करूंगा। अब मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर बता दिया आपको, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 273 किया तो केल्विन बन गया। टेम्परेचर को तो एब्सोल्यूट रखते हैं, ये केल्विन आ गया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, ठीक है, 1.38 10⁻23 हमारे पास है जाउल पर मॉलिक्यूल, और केल्विन हमारे पास, ठीक है। के भी मिला हुआ है आपको, के भी मिला हुआ है, टी मिला हुआ है, एम का चक्कर आ रहा है। तो मास निकाले हम किसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो MO2, तो मोलार मास ऑफ O2 कितना होगा, नहीं अब ओवर क्या आ जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। मास जो होगा किसी मॉलिक्यूल का बताया मोलार मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये भी एक तरीका कार है मास मालूम करने का। एवोगाड्रो नंबर सबको पता है 6.0 × 10⁻23 होता है। ऑक्सीजन का एक जो मॉलिक्यूल होता है उसके कितने होते हैं, 16 होते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 32 जाएगा। जो भी आएगा उसको डिवाइड करते हैं 6.02 से। ये 23 जो है ये खुद ही ऊपर चले जाएगा, माइनस का, प्लस का था ना, माइनस का हो जाएगा। सिर्फ आप 16 को मल्टीप्लाई करें 2 से 32 और डिवाइड करते हैं 6 समथिंग, ये आ जाएगा। ये तो पावर खुद ही माइनस, नीचे प्लस था, ऊपर जाके माइनस का हो गया। ये आया ग्राम में। तो हमें तो स्टैंडर्ड में केजी में करना होता है, डिवाइड बाय 1000 कर दिया मैंने इसको, ताकि ये किस में करना हो जाए, ये केजी में हो जाए। तो ये 3 0 हैं, ये ऊपर जाएंगे तो और 3 का इजाफा हो जाएगा, तो -26 हो गया। इसी तरह हम निकालेंगे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, क्योंकि नाइट्रोजन में भी चेक करना है, ऑक्सीजन में भी, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में भी, और हीलियम के एटम में, हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं कहा हुआ है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, वो मास ऑफ N2, मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, फिक्स है 6.02 10⁻23 है। उसका 14 होता है, एक का, दो का 28 हो जाएगा। 28 को डिवाइड कर देंगे किससे, 6.02 से। ये 23 खुद ही ऊपर चले जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 28 को डिवाइड करें 6.02 से, वो आ जाएगा 4.6 है 10⁻23 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो ग्राम आया, जब इसको केजी करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, फिर 3 0 ऊपर चले जाएंगे ये, या डिवाइड करके चेक कर ले। मैं तो सिंपल मैथमेटिक्स कर रहा हूँ कि 3 0 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वो 26 हो जाएगा। कैलकुलेटर से कर लेंगे, ये आंसर आएगा आपका। अब हीलियम की बात आ गई, लेकिन हीलियम का एटम कहा था उसने, तो मोलार मास ऑफ हीलियम डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। हीलियम का जो मास है वो 4 होता है, एक ही एटम है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10⁻23, 4 को डिवाइड करें 6.02 से, तो आएगा 0.66। ये 23 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वही बात, फिर ग्राम है, केजी करेंगे तो 1000 डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 0 ऊपर जाके और मस्जिद माइनस में ऐड हो जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 26 हो गया। अब सबसे कम मास किसका है, वो हीलियम का है। तो जिसकी सबसे कम मास होगा उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा मास थोड़ा ज़्यादा इसका है, 4 पॉइंट समथिंग है, फिर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। सबसे आखिर में ऑक्सीजन की स्पीड होगी, जो सबसे कम स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है। वो तो हम वैसे भी अंदाज़ा लगा चुके थे, लेकिन ये सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से आया आंसर। अब यहाँ पास एवरेज वेलोसिटी ऑफ O2 निकालेंगे। किसी की भी एवरेज वेलोसिटी निकालें, रेडिकल करके 3kT अपॉन मास आ जाएगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की लिख देंगे हम, के 3 कांस्टेंट, 3 की वैल्यू फिक्स है। के जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10⁻23 होता है, ऊपर भी लिखा है हमने। टेम्परेचर 273 केल्विन था। मास अभी निकाला आपने, वो कितना था, 5.31 10⁻26। डिवाइड करें इनको, समथिंग आएगा, निकालेंगे बाहर 461.35 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से एयर के अंदर चल रहा होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। नाइट्रोजन का क्या है, 3 वही कांस्टेंट है, के की वैल्यू वही है 1.38 10⁻23 है। के की वैल्यू कितनी, 273 है। नाइट्रोजन का मास कितना, 4.6 10⁻26 था। डिवाइड मल्टीप्लाई करें, ये आएगा, निकालेंगे 493 आ जाएगा, ठीक है जी। तो जिसका मास ज़्यादा होता जाएगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होती चली जाएगी, सॉरी उसकी कम होती जाएगी। तो मास कम था इसका, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा निकली, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ, जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ मास ज़्यादा था उसका, तो इसकी वेलोसिटी 461 आई। ज़्यादा मास 5 पॉइंट समथिंग था, उसका 4 पॉइंट समथिंग है, तो ये कम इस मास वाला है, तो इसकी वेलोसिटी ऑक्सीजन मुकाबले में ज़्यादा आ गई। हीलियम का लेंगे तो क्या आएगा, 3 की वैल्यू अपनी जगह पर है, के की 1.38 10⁻23 है। केल्विन कितना, 273 है। मास कितना है वो हमने निकाल रखा था, 0.6 10⁻26 था। डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रेडिकल आएगा, रेडिकल से बाहर निकालेंगे 1308.6 मीटर पर सेकेंड। सबसे स्पीड से ये जाएगा, ग्रेटर स्पीड इसकी होगी, ठीक है। उसके बाद स्पीड किसकी होगी, इसकी होगी, उसके बाद उसकी होगी, क्योंकि मास ज़्यादा इसका है ऑक्सीजन का, फिर उसका मास है, फिर इसका मास है, ठीक है। आसान सा कैलकुलेशन है, ये मुश्किल नहीं है, ये होपफुल आपको समझ में आ रहा होगा।
9 में कहता है इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज 3 टाइम, अगर फर्ज करें किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मॉलिक्यूल विल बी क्या होगी। तो जाहिर बात है वो रेडिकल का ही फार्मूला है, तो रेडिकल में होगी 3 टाइम। तो आंसर सी इसका है। लेकिन किस तरीके से हम जानते हैं फार्मूला V इज इक्वल टू रेडिकल 3kT अपॉन m है हमारे पास। और अब हम जानते हैं मास भी इसका कांस्टेंट होता है गैस का, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है, 3 भी कांस्टेंट होता है। ये सब कांस्टेंट रहेंगे, इज इक्वल टू हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। टी क्या होगा, डायरेक्ट टी बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। 3 टाइम बढ़ाएंगे तो रेडिकल में ही 3 टाइम बढ़ जाएगा। पहले 1 था तो वो 3 हो जाएगा। अब डेटा में वही जिस तरह पहले किया इस तरह से कर लिया कि अब टेम्परेचर जो पहले था वो T1 था, 3 टाइम तो बात का होगा T2 इज इक्वल टू 3 टाइम द फर्स्ट वन। T2 इज द 3 टाइम ऑफ द फर्स्ट वन। अब हम रूट मीन स्क्वायर, ये जो RMS वैल्यूज है ये भी RMS वैल्यूज होती है हमारे पास। अब मैंने इसको ले लिया इसको दोबारा से समझाने के लिए। तो पहले कितना था, तो V RMS 1 रखा और बाद वाले को 2 कह दिया, RMS 2 कह दिया। जब 3 टाइम्स हो गया 3 के T1 अपॉन M सेम रहेगा, K सेम रहेगा, 3 सेम रहेगा। T में फ़र्क आ रहा है, T1 है वो T2 है। पहला जो है 3 टाइम ज़्यादा करेंगे तो T2 हो जाएगा। अब मुझे ज़ाहिर बात है निकालना है, कंपेयर करना है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो RMS लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। तो RMS 2 अपॉन RMS 1, RMS 2 की वैल्यू जो है वो ऊपर रख दी, RMS नीचे रख दी। ठीक है, 2 रेडिकल थे, एक ही रेडिकल कर लिया। फिर M से M कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, K से K कट जाएगा, T से T नहीं कटेगा क्योंकि अभी T2 है और T1 है। ठीक है, तो RMS 2 को डिवाइड कर दिया RMS 1 से और फिर बाद में इनको एक रेडिकल में कर लिया था हमने। तो M से M कट गया, ठीक है, 3K से 3K कट गया, खाली T2 ऊपर, नीचे T1 है, T1 नीचे रहने दीजिए। ऊपर का T2 हमने पता है कितना था, वो 3 टाइम गए, 3 T1 गए, T1 क्या रेडिकल 3 आ गया। तो ये RMS 1 यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, वहाँ जाकर क्या करेगा, तो रेडिकल 3 टाइम्स हो जाएगा, बढ़ जाएगी, रेडिकल 3 टाइम्स बढ़ जाएगी वेलोसिटी, अगर आप 3 टाइम्स ज़्यादा कर देंगे वेलोसिटी को। ठीक है, सवाल पे दोबारा आता हूँ, ये प्रूफ करके भी दिखा दिया। उसने कहा था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसी भी गैस का बढ़ा दें 3 टाइम तो RMS वेलोसिटी क्या होगी, तो रेडिकल में 3 टाइम बढ़ जाएगी। वो प्रूफ डेट भी होगी आपके पास एक तरीके से। ठीक है जी, अगर वो बोलता है 6 टाइम तो वो 6 टाइम में भी इस तरह से हो जाएगा। 10 बोलेगा तो रेडिकल जितने टाइम भी बोलेगा रेडिकल में आएगा आंसर। अंडरस्टूड। जब भी सवाल आया MCQs में ई के फौरन आंख बंद करके भी कर सकते हैं इनको। ड्राइव करके मैंने दोनों दिखा दिए, पहले वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया आपको, ये भी सॉल्व करके दिखा दिया। ये हेल्पफुल है आपको, ये फ्यूचर में काम आएगा। लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका, अ गैस इज इनक्लोज इन एन आइसोलेटेड कंटेनर। अब आइसोलेटेड कंटेनर एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें ना तो हीट अंदर आती है ना बाहर जाती है, यानी कि बाहर से तो कोई एड नहीं मिलेगी उसको टेम्परेचर की। तो एक गैस को भरा हुआ है ऐसे कंटेनर में, विच इज प्लेस ऑन अ फास्ट मूविंग ट्रेन। एक ट्रेन के अंदर रख दिया, जैसे कि बॉक्स है उसको रख दिया ट्रेन के अंदर। ट्रेन फास्ट मूविंग ट्रेन यूनिफॉर्मली अब एक स्पीड में चल रही है। अब अगर गाड़ी को आप देखें, ट्रेन वगैरह कोई एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही हो तो उसमें चलना फिरना, चाय पीना, कुछ भी काम करना वो इजी होता है क्योंकि वो एक ही स्पीड है। अगर एक्सेलरेशन हो रहा होता है तो फिर वो चाय भी गिर सकती है आपकी, आप चलते चलते भी गिर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म है, 2 कंडीशन कह रहा है, एक तो कंटेनर के अंदर इर्द गिर्द के कोई टेम्परेचर अंदर नहीं जा सकता, दूसरा ये है कि उसका अंदर एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा। तो कहता है द टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या होगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या सेम रहेगा गैस का उस कंटेनर के अंदर जो कंटेनर रखा हुआ है, या फ्लक्स बढ़ता कम होता रहेगा, स्पीड एंड डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी, उसकी डिपेंड करेगी। तो साहब बात हो तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। स्पीड तो एक ही है, डायरेक्शन भी अपनी जगह पर है, लेकिन वो कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। ठीक है, ना वो बढ़ेगा ना कम होगा क्योंकि कोई एक्सेलरेशन जनरेट नहीं हो रहा है। और दूसरा ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम में बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आ रही है, तो रिमेंस कांस्टेंट ही रहेगा। तो सी इज द राइट आंसर बिकॉज सिस्टम इज आइसोलेटेड, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। आल्सो फास्ट मूविंग ट्रेन इज मूविंग यूनिफॉर्मली, ना तो बाहर से कोई फोर्स एक्ट कर रही है उस बॉक्स के ऊपर, कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइसोलेटेड है, चाहे बर्फ रख में सर्दी में हो चाहे गर्मी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का उसके ऊपर। दूसरा ये कि वो मूव कर रहा है, पार्टिकल आपस में टकरा सकते थे, दीवार से टकरा सकते थे तो बढ़ा सकते थे प्रेशर को, टेम्परेचर बढ़ा सकते थे। तो भाई वो यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, एक्सीलरेट ही नहीं कर रहा, ट्रेन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, अनचेंज रहेगा वो।
ठीक है जी, ये आसान से आपके एमसीक्यू से होपफुल, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।